नमस्कार एंड वेलकम टू बोधि सत्वा इंस्टीट्यूट। मैं सोनू मानव, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस या वैन डर वाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस किसी भी ग्रुप में या पीरियड में किस तरीके से वैरी करती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लास की बात करूं तो वो ये क्लास है, क्योंकि एटॉमिक साइज अगर हमें समझ में आ जाता है कि हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन द पीरियोडिक टेबल व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल और व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर ये एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हो, मेटेलिक करेक्टर हो, नॉन मेटेलिक करेक्टर हो, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, बेसिक करेक्टर, रिड्यूस और एसिडिक करेक्टर, ये सारी जितने भी मैं करेक्टर बोल रहा हूं ना, ये सब हमारी मुट्ठी में होंगे। तो आज हम जरा इस टॉपिक को बर्बाद ही नहीं करेंगे, पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें, कोई भी ब्लॉक हम नहीं छोड़ेंगे, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, और सभी में हम एक्सेप्शंस के साथ ये जानेंगे कि एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन किस तरीके से हो रही है। तो वीडियो लेंथी भी होगा और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगा। हो सके तो अपने नोट्स आप साइड बाय साइड बनाते जाइए, अगर पहले से बनाए हुए हैं और उसमें कुछ नया पॉइंट आपको मिल रहा है तो उसको नोट डाउन भी करते जाइए। तो चलिए अपनी सारी की सारी शक्ति को समेटते हैं, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस, देखिए नाम है एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटम की रेडियस। ठीक है, एटम की रेडियस। अब एटम क्या है कि न्यूक्लियस से लेकर जो भी आउटर मोस्ट शेल है, न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके एटम के जो भी आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस है ना, वी कॉल दैट डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस जितनी ज्यादा होती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी एटॉमिक साइज उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि एटॉमिक रेडियस से ही एटॉमिक साइज का पता चलेगा। तो जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, समवेयर एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक साइज दोनों ही ज्यादा होंगे। इसका मतलब साफ है, डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस from the center of nucleus, from the center of nucleus to the outermost shell, outermost shell। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। इसी तरह से आयनिक रेडियस होगी, आयन के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर शेल तक का जो डिस्टेंस है, या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां तक उसका इन्फ्लुएंस है वहां से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक रेडियस है या जो आयनिक रेडियस है, ये किस तरीके से वेरी करती है, कितने तरीके की होगी वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले चलो पहले टाइप ही डिस्कस कर लेते हैं, कितने टाइप्स की होती है। देखिए सबसे पहले हम लेंगे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि फिर इसको हम टाइप्स को अगर पहले पढ़ लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चंस को डिस्कस करना। कोवेलेंट यानी कॉमन वैलेंसी। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का ठेका लिया हुआ है ग्रुप 17 ने, फ्लोर F2Cl2Br2I2। देखो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है ना, दो एटम है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, वो चाहे हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ठीक है ना, आयोडीन हो, ये सब एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये पहले का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ए बी। वो क्या है, ए बी। यहां पर जब हम रेडियस की बात करते हैं, वेंडर कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, क्योंकि देखो एटम ने आपस में ओवरलैपिंग कर ली तो कुछ एरिया दोनों में कॉमन हो रहा है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी एरिया उतना ज्यादा दोनों के बीच में कॉमन आएगा।
तो जो इफेक्टिव रेडियस है, जिसको अपन कोवेलेंट रेडियस कहेंगे एक एटम की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो कोवेलेंट रेडियस होगी वो इंटर एटॉमिक या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। यहां पर मैंने वो केस लिया जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ए एटम और बी एटम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ है दैट इज व्हाट, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अब ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये कैसे निकाला जाए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? देखो, ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस है ना, ए की रेडियस बी की रेडियस माइनस में 0.9 इंटू साई ए साई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर को बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर बोलते हैं। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो कहीं ना कहीं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी के बराबर, सब के बराबर आ जाता है। लेकिन जो कोवेलेंट रेडियस है हमारी, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ मानी जाती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ मानी जाएगी। तो यहां पर जो डी ए और डीबी हो, डी ए बी होगा, इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है दैट इज ए बी, यहां से लेकर यहां तक इसका जो हाफ है, यानी कहीं ना कहीं हमारी जो रेडियस होगी ना, वो यहां तक आती हुई हमें दिख रही है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक की किसी दूसरे से ज्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब यहां पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 साई ए माइनस साई बी। हो सकता है ए की बी से ज्यादा हो, हम ये फॉर्मूला लगा के क्या कर लेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करके हम कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे। तो जो कोवेलेंट रेडियस है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो छोटी आएगी, कहीं ना कहीं वो छोटी आती है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट के लिए कोवेलेंट रेडियस डिफाइन की जाती है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि होमो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक भी हो सकता है। जैसे हेट्रो एटॉमिक में मान लो HCl मैंने ले लिया, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.9, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहां से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का, उसको 2 से डिवाइड करके हम कोवेलेंट रेडियस निकाल पाएंगे। चलिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोवेलेंट के बाद हम बात करते हैं वेंडरवॉल रेडियस की। देखो, वेंडरवॉल क्या होता है, पहले तो जरा, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड तो बना कि भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो वहां पर कोवेलेंट रेडियस हमने डिफाइन कर दी। वेंडरवॉल रेडियस क्या है, तो पहले बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच की जो अट्रैक्शन है, वहां कोई बॉन्ड नहीं है, ओवरलैपिंग से वहां कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे कि सपोज कीजिए मैंने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए, ठीक है ना, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, इधर से H H, ठीक है, H H, ये दूसरा H H। तो अब क्या है ना, यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, जितना क्लोज आ सकते हैं, जब ये उतना क्लोज आ जाएंगे, तो यहां से एक एटम से दूसरे एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, उसका आधा जब हम कर देंगे ना, हाफ, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस क्या होगी, जो हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा। कहता नहीं यार, समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। देखो, इसको ऐसा समझ लो, जैसे 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, ए बी मॉलिक्यूल ये है, ए बी मॉलिक्यूल ये है, तो मान लेता हूं ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया इसी तरह से ए हो गया बी। सपोज कीजिए मुझे कोवेलेंट वेंडरवॉल रेडियस बी की फाइंड आउट करनी है, मुझे वेंडरवॉल रेडियस बी की फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया,
ए बी जितना मैक्सिमम, जितना एक दूसरे के क्लोज आ सकते थे आ जाएं, क्योंकि एक लिमिट तक ही क्लोज आएंगे, उसके बाद तो रिपल्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन की वजह से क्लोज आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ गए, अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर ये रुक गया। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर है, उससे ज्यादा पास लाओगे तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी। तो यहां पर जो बी का न्यूक्लियस और दूसरे मॉलिक्यूल में जो बी का न्यूक्लियस है, दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ये हो जाएगी वेंडर वॉल रेडियस ऑफ बी। इसी तरह अगर मुझे वेंडर वॉल रेडियस ऑफ ए निकालनी है तो मैं इस बार क्या करूंगा, ए के अपोजिट ए को लूंगा, ए के अपोजिट ए को लूंगा। ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, बस इससे कम नहीं आ सकते, आएंगे तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी। ए का न्यूक्लियस दूसरे में ए का न्यूक्लियस, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, तो ये निकलेगी वेंडर वॉल रेडियस ऑफ ए। देखो यहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, जैसे वेंडर वॉल में बॉन्डिंग थी, सॉरी कोवेलेंट में बॉन्डिंग थी, लेकिन वेंडर वॉल में यहां बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वेंडर वॉल, इसको मैं लिख देता हूं, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द force of attraction between two similar or dissimilar molecules। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो सिमिलर या डिसिमिलर हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो मॉलिक्यूल लिए, दोनों मॉलिक्यूल के बीच का मैंने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, लेकिन वो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि जहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस हो जाए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही मिला दोगे, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। जब ये अट्रैक्शन बहुत कम होती है तो सब्सटेंस गैस बन जाता है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो लिक्विड बन जाएगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जनरली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती है। इट इज generally present in non-polar molecule, non-polar molecules के बीच में होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने वेंडर वॉल रेडियस निकाली। तो वेंडर वॉल रेडियस देखो यार, ए दूर दूर है तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव रेडियस ज्यादा आएगी, तो वेंडर वॉल रेडियस जो होगी वो डेफिनेटली कोवेलेंट रेडियस से तो ज्यादा ही आएगी। वेंडर वॉल रेडियस कहीं ना कहीं कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा आएगी, यानी ग्रुप 18 एलिमेंट का जो एटम की रेडियस होगी वो ग्रुप 17 वाले से ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप 18 कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन। अब दो हीलियम पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इनमें कोई बॉन्डिंग तो है नहीं, तो एक हीलियम दूसरा हीलियम, तो दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ए, तो दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसका आधा कर दूंगा, कहीं ना कहीं इफेक्टिव रेडियस फिर भी यहां तक तो आएगी ना। तो इसी प्रकार से जो ग्रुप 18 होता है इसमें तो चलती है वेंडर वॉल रेडियस, और ग्रुप 17 में चलती है कोवेलेंट रेडियस। तो इसीलिए ग्रुप 18 एटम का जो साइज होगा वो ग्रुप 17 से ज्यादा होता है, क्योंकि वेंडर वॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा मानी जाती है। अच्छा, एक और रेडियस है जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस, इसको भी जरा चमका लेते हैं। ये होगी मेटल के अंदर। देखो क्या होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड है तो वो तो किसी कंपाउंड के अंदर होंगे ना, कैटायन और एनायन के बीच में। इसी प्रकार से वेंडर वॉल हमने देखा कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। कोवेलेंट बॉन्ड देखा ग्रुप 17 वगैरह में, वो भी ओवरलैपिंग से एक बॉन्डिंग था। लेकिन जब मेटल की बात करते हैं, जैसे आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, इनके जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में। इस तरीके से एटम्स जो होते हैं ना वो बहुत ही क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं। यहां पर कोई ओवरलैपिंग नाम की तो चीज मुझे दिख नहीं रही। ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, पैकिंग तो डिपेंड कर रही है किस तरीके से पैकिंग हो सकती है, इस तरीके से। तो यहां पर मेटेलिक रेडियस क्या है कि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मेटेलिक रेडियस, दैट इज उसका हाफ। यही हमने कोवेलेंट रेडियस में किया, वेंडर वॉल में भी किया, मेटेलिक में भी किया। लेकिन अब देखो कोवेलेंट में ओवरलैपिंग थी,
वेंडरवॉल में ओवरलैपिंग नहीं थी, यहां पर वो टच कर रहे हैं, तो वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी मेटेलिक होगी, और सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियस होती है, राइट। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कितनी तरीके की रेडियस हो सकती है, रेडियस क्या है ये बात हमें अंडरस्टूड है, और कितने तरीके की है, कोवेलेंट, वेंडरवॉल और मेटेलिक। लेकिन अब बात करेंगे ट्रेंड की, कि किस तरीके से while मूविंग डाउन द ग्रुप या along द पीरियड जो एटॉमिक साइज है वो किस तरीके से वेरी करता है, किस तरीके से वेरी करता है। चलिए, एटॉमिक रेडियस while मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस while मूविंग डाउन द ग्रुप, while मूविंग डाउन द ग्रुप, देखिए अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम की बात करें, तो 3, 11, 19, 37, 55, 87। अगर हम शेल की बात करें तो इसमें आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे 2 शेल, फिर 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं ना, तो हर बार एक नया शेल ऐड होता जा रहा है, और जितने ज्यादा शेल होंगे ऑब्वियस सी बात है एटम का साइज उतना बढ़ता चला जाएगा, है ना। सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, देयर इज एन एडिशन ऑफ सक्सेसिव शेल, और जैसे जैसे शेल बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती चली जाती है। क्या होता जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती जा रही है, तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा while मूविंग डाउन द ग्रुप, while मूविंग डाउन द ग्रुप। अभी मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, कहीं कुछ एक्सेप्शन आएगी, कोई अलग कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। यानी लिथियम से बड़ा साइज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इस तरीके से साइज जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बढ़ेगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, हर बार शेल डाउन द, हर बार एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, क्योंकि हर बार एक नया शेल ऐड होता जा रहा है, और उन शेल में कभी 8, 8, 18, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत जबरदस्त होती है। देखो ना, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये न्यूक्लियस तो चलो इन सबको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये न्यूक्लियस इसको 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 इन सबको अपनी तरफ खींच रहा है। न्यूक्लियस तो पूरी ताकत लगा के एटम के साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम भाई ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेल रहे होंगे, सब एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेल रहे होंगे। यानी कि एटम के अंदर एक जद्दोजहद हो रही है। न्यूक्लियस तो चाहता है सबको अपनी तरफ खींच के साइज को छोटा कर दूं, लेकिन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जो शेल्स हैं, वो सब आपस में रिपेल करके ट्राई टू मेक द एटॉमिक साइज एक्सपेंड, यानी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को एक्सपेंड करना चाहते हैं और न्यूक्लियस डिक्रीज करना चाहता है। तो दो तरह की फोर्सेस एटम के अंदर होती है। न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा वो साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा। देखिए, मैंने दो बातें बोली कि दो तरह की फोर्सेस हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस exist inside the nucleus, कौन कौन सी? पहली है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज कह लेता हूं, चलो न्यूक्लियर चार्ज जो साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और एट द सेम टाइम देयर इज अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो साइज को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। 230 जो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा साइज को, राइट, जो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा साइज को, वो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा। तो एक जद्दोजहद चल रही है कि किसका मैग्नीट्यूड कम होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा,
और यही हमें नोट करना है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होगा व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। देखो एक बात तो समझ में आ गई हमें कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी, क्योंकि हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 8 8 18 18 32, इतने सारे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी, साइज को बढ़ाएगी। लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, क्या वो न्यूक्लियस का चार्ज नहीं बढ़ा रहे? देखिए अभी उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें हम मैथमेटिकली आपको मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप कैसे डिक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप या तो कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज करेगा, और अलोंग द पीरियड वो किस तरीके से इंक्रीज करेगा अभी उसको नहीं ले सकते, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट अभी क्या है, ये दोनों तरह की फोर्सेस न्यूक्लियस एटम के अंदर है, एक तो साइज को छोटा करने की कोशिश करेगी, एक साइज को बड़ा करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर जो मैं इस फोर्स को F1 मान लेता हूं, मैं इस फोर्स को F2 मान लेता हूं। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डोमिनेट करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं बहुत खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बट इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो लगेगा क्योंकि इसमें स्लेटर्स रूल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी हमें क्योंकि एटॉमिक रेडियस पर ही कॉन्स्टेंट रहना है अपने आप को, तो डाउन द ग्रुप तो ये सीन रहेगा। डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल डोमिनेट ओवर द न्यूक्लियर चार्ज एंड अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, क्योंकि जब आप अलोंग द पीरियड जाएंगे, जैसे मान लीजिए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ये एटॉमिक नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल तो उतने के उतने ही है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे। और वैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो बताया कि जितने शेल होते हैं उतने ही पीरियड होते हैं। अगर ये मैंने सेकंड पीरियड लिया तो इन सब में 2 शेल होंगे। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि while moving left to right, electron is entering into the same shell. इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में ऐड हो रहा है, जबकि डाउन द ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ बढ़ते गए, तो साइज बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर रही थी। लेकिन जब आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द सेम शेल। तो यहां जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला फैक्टर है ना, इट इज नॉट गोइंग टू प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा डोमिनेट करेगा, बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट करेगा। तो व्हाइल मूविंग डाउन द अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज विल डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये पॉइंट मैं मैथमेटिकली आपको स्लेटर्स रूल के थ्रू प्रूव करूंगा कि न्यूक्लियर चार्ज कैसे और कितना बढ़ रहा है व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट। बट अभी इसको हम जरा मान के चलते हैं कि हाँ यार ऐसा होता है, फिर देखेंगे। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, अलोंग द पीरियड साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस वीक हो जाता है, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो अगर हमने ये बात कर ही ली कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और अलोंग द पीरियड कम हो रहा है, तो यार देखिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, या लिथियम ले लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के आगे जाते हैं न्यू। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, साइज लगातार छोटा होता है, लगातार छोटा होता जा रहा है साइज, क्योंकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट नहीं कर पा रही है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है। लेकिन अब इसका बताइए इनका क्या होगा। आप क्या सोच रहे हैं कि नियोन का साइज फ्लोरीन से छोटा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नियोन में वैंडरवॉल रेडियस है, नियोन में वैंडरवॉल रेडियस है, और फ्लोरीन में कोवेलेंट रेडियस है, और वैंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। इसीलिए नियोन का साइज, या मैं कहूं ग्रुप 18 का साइज 17 से बड़ा होगा, जबकि हम ये सोचते हैं,
हम ये सोचते हैं कि साइज तो डिक्रीज कर रहा है, तो ग्रुप 18 का साइज 17 से छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेंडर वॉल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, राइट। अच्छा, अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसकी बात करें तो अब क्या सीन बनेगा? देखो, साइज तो छोटा ही होता जा रहा है, लेकिन फिर से यहां पर प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है जो पहले वो आई है कि आर्गन में वेंडरवॉल रेडियस है, क्लोरीन में कोवेलेंट रेडियस है, वेंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, तो ग्रुप 18 एलिमेंट का साइज 17 से बड़ा होगा। करेक्ट। चलिए, अब यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम को भी ले लो, ये दोनों ही फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में आते हैं, दोनों ही एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में आते हैं, 1s1 1s2, और ये लेफ्ट में ये राइट में, ऐसे जाओगे तो साइज छोटा हो जाएगा। तो हमने ये सोचा था, हमने क्या सोचा कि भाई हीलियम का साइज हाइड्रोजन से छोटा होगा, लेकिन हमारे सोचने से नहीं होता। देखिए, यहां पर ये ग्रुप 18 में आ गया है, ग्रुप 18 में आने से इसमें वेंडरवॉल रेडियस है, और ये बेचारा H2 यानी HH, तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट रेडियस है, अगेन वेंडरवॉल रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, तो यहां पर हीलियम का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होगा। ये एक्सेप्शन आप देख पा रहे हैं कि हीलियम का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है, जबकि वो पीरियोडिक टेबल में राइट में आता है और हाइड्रोजन लेफ्ट में आता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, लेकिन ये आपने एक्सेप्शन देखी कि ग्रुप 18 ग्रुप 17 से बड़ा साइज है। वही पुराना फंडा कि वेंडरवॉल रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस, राइट। चलिए, अब जैसे ये मैंने अलोंग द पीरियड ले लिया, मैंने डाउन द ग्रुप भी ले लिया, ठीक है। अब जरा आयोनिक रेडियस की बात भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो भी फैक्टर्स होते हैं खासतौर से डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, उनको भी डिस्कस करेंगे। आयोनिक रेडियस को भी ले ही लो। आयोनिक रेडियस सीधी सी बात है, आयन की रेडियस, ठीक है ना। अब जैसे कि सोडियम और सोडियम आयन की मैं बात करूं तो इसमें 281 है और ये 28 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है। यहां प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है, तो अब कहीं ना कहीं न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया कैटायन में, और जब न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो वो साइज को छोटा करेगा। तो कैटायन का साइज, यानी कि कैटायन का जो साइज होता है वो अपने एटम से छोटा होता है, क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से हमेशा साइज छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस कभी भी इलेक्ट्रॉन को फैलने नहीं देगा। इट ऑलवेज ट्राई टू मेक इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक, राइट। चलिए, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन की बात करें तो मैग्नीशियम एटम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम आयन की बात करें तो एटम का साइज अपने कैटायन से बड़ा होगा, एटम का साइज अपने कैटायन से बड़ा होगा, क्योंकि कैटायन में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और आयोनिक रेडियस हो या एटॉमिक रेडियस हो, वट एवर, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस, दोनों ही रेडियस न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, दोनों ही न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, तो तनिक बताइए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, देखो यहां पर दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट टाइप ऑफ स्पीसीज दे आर? दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन। प्रोटॉन तो अलग है, देखो मैं प्रोटॉन की बात करूं तो 11 12 13, तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन है एल्यूमिनियम में। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन लूज और गेन नहीं होंगे। तो यहां प्रोटॉन ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है, 10 10 10। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, यानी न्यूक्लियस उतना खूंखार है, और न्यूक्लियस जब भी खूंखार होगा साइज को छोटा करेगा,
तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, एटम का साइज, आयन का साइज छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भाई फेरस और फेरिक में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, स्टेनस और स्टेनिक में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, प्लम्बस में और प्लम्बिक में चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा ही होगा। इसी प्रकार से क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक। लेकिन जब हम बात एनायन की करेंगे तो यहां देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 है और प्रोटॉन भी 8 है। यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन प्रोटॉन तो 8 है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर गई। देखो दो तरह की तो फोर्स है, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट करेगी, साइज एक्सपेंड होगा। इससे हमें यह शिक्षा मिल गई कि एनायन का जो साइज होगा वो अपने एटम के साइज से बड़ा होगा, क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गई है। देखो ये कितना हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 था, तो इसको हम 9 कर देते। अच्छा, तो नाइट्रोजन और नाइट्राइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा, साइज ज्यादा होगा। एनायन हो गया, एटम हो गया, कैटायन हो गया। एनायन का साइज एटम से ज्यादा, एटम का कैटायन से ज्यादा। फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज होगा। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, नियोन, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। अब यहां पर देखो, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज छोटा होगा, तो साइज ऐसे बढ़ रहा है कैटायन में। और एनायन में जितना साइज बड़ा होगा, साइज बढ़ता चला जाएगा। ये दे ऑल आर माय डियर स्टूडेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, साइज छोटा होगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, है ना। नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से साइज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से साइज छोटा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर ज्यादा होगी तो हम साइज को एक्सपेंड करेंगे, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो हम साइज को रिड्यूस भी कर देंगे। चलिए, दो बातें तो समझ में आ गई कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, अलोंग द पीरियड कम हो रहा है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस वीक हो रहा है, अलोंग द पीरियड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये मैं न्यूक्लियर चार्ज में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हमने ये कैटायन और एनायन दोनों की रेडियस देख ली, उनको उनके एटम से भी कंपेयर करके समझ लिया। तो जनरल बात वही है कि डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस बढ़ेगी, यानी लिथियम से बड़ा साइज, ये है गैसियस फॉर्म में, लिथियम से बड़ा साइज सोडियम होगा, सोडियम से बड़ा साइज पोटेशियम होगा, उससे बड़ा साइज रुबिडियम होगा, उससे बड़ा साइज सीजियम होगा। तो दिस इज बेसिकली ए जनरल ट्रेंड कि बेरिलियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम का होगा। ये जनरल ट्रेंड मैं ले रहा हूं। कैल्शियम का बड़ा साइज होगा, स्ट्रोंशियम का बड़ा साइज होगा, एंड सो। ये तो जनरल बात है। देखो ऐसा होता है ना कि ग्राउंड पे शेर जो है वो मगरमच्छ को मार सकता है ग्राउंड पे, लेकिन जब पानी की बात होगी ना, एक्वस मीडियम की बात होगी, तो फिर पानी का राजा तो क्रोकोडाइल है, वहां पर उससे पंगे लेना मुश्किल है। तो ये देखो, ये कहानी गैसेस फेज में तो ठीक है, लेकिन अगर मीडियम एक्वस होना तो कहानी बदल जाएगी। आप देखिए जरा कहानी कैसे बदलेगी। देखो, लिथियम एक्वस, सोडियम एक्वस, पोटेशियम एक्वस, रुबिडियम एक्वस, इसी प्रकार से सीजियम एक्वस भी ले लेते हैं। नाराज किसी को नहीं करना है। देखिए, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, हमें पता है कि ये लिथियम है, इसका साइज सबसे छोटा है। पोटेशियम, सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया,
पोटेशियम का थोड़ा और बड़ा साइज हो गया, रुबिडियम का और बड़ा साइज हो गया, और सीजियम का और बड़ा साइज हो गया। ठीक है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। भाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज तो सबका बराबर है ना, न्यूक्लियस का चार्ज सबके पास +1 यूनिट चार्ज है, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ती जा रही है ना, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखिए, क्योंकि बात है एक्वस की, एक्वस का मतलब पानी, ये क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड अप करेगा, पानी के मॉलिक्यूल को ही अपने साथ बाइंड अप करता है। कौन, लिथियम आयन। मान लो पानी का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। इस तरह से ये पानी के मॉलिक्यूल को, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड अप कर लेता है। इसका जो साइज है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे एक बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, अकेला है, तेजी से चलाएगा, लेकिन उसकी बाइक के ऊपर अगर 10 बंदे बैठ जाएं, जैसे कि आप देखते हैं 26 जनवरी की परेड में, है ना, एक बाइक पे 15-15, 16-16 जवान होते हैं, तो जब वो सड़क पे चलेगी वो बाइक जिसपे 15 या 16 जवान होंगे, क्या वो उतना ही एरिया ऑक्युपाई करेगी जितना कि सिंगल बाइक कर रही है, जितना कि वो सिंगल राइडर चला रहा था। लेकिन अब बाइक पे क्योंकि 15 बंदे हैं, 7 7 और एक बीच में, तो जब वो चलेंगे तो पूरी की पूरी सड़क घेर के चलेंगे, क्योंकि साइज बढ़ गया है। अब लिथियम अकेला नहीं है, लिथियम के साथ पानी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल चिपक गए हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, और पानी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। तो लिथियम क्या करेगा, पानी के नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ। देखो, ये लिथियम का पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, पानी 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 पानी, क्योंकि इस तरह से पोलर होता है, ये पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ बाइंड अप करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। जिससे क्या होगा, इसका जो इफेक्टिव साइज है ना पानी में, लिथियम आयन का जो इफेक्टिव साइज है पानी में, और वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो पानी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल को बाइंड अप कर चुका है। सोडियम का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम है, पोटेशियम और कम, चार्ज कम हो रहा है, तो पानी को बाइंड अप करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये पानी के सबसे कम मॉलिक्यूल को बाइंड अप करेगा, ये पानी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल को बाइंड अप करेगा, जिसकी वजह से इसका जो साइज है ना पानी में, वो सबसे ज्यादा होगा। ये कहानी पूरी तरह से बदल गई। ये है आयोनिक रेडियस, लेकिन इन एक्वस मीडियम, है ना। पानी में लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, लेकिन गैसियस फेज में सबसे छोटा है। यानी गैसियस फेज में साइज डाउन का ग्रुप बढ़ रहा था, लेकिन एक्वस मीडियम में उल्टा हो गया है। क्यों? क्योंकि लिथियम का पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसकी साइज, वॉल्यूम सबसे छोटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से वो पानी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल को बाइंड अप कर लेगा, और उसका पानी में साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे कम हो रहा है, पानी को बाइंड अप करने की, पानी के नेगेटिव चार्ज को खींचने की पावर कम हो जाएगी। ये पानी के सबसे कम मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, पानी के सबसे कम मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड होंगे, तो पानी में इसका सबसे साइज छोटा होगा और लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा। देखिए, अगर मैं बात बेरिलियम की करूं, बेरिलियम आयन लेकिन एक्वस, मैग्नीशियम आयन लेकिन एक्वस, कैल्शियम आयन एक्वस, तो पानी में साइज सबसे बड़ा बेरिलियम का होगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, पानी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल को बाइंड अप करेगा, सबसे ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो उसकी जो स्पीड है ना पानी में, जो मूव करने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, जॉन इब्राहिम अकेला धूम की तरह बाइक चला रहा है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन अगर बाइक पे 15 बंदे बैठे हैं, तो अब स्पीड वो नहीं होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस भी तो बनाना है ना। तो पानी के अंदर लिथियम का साइज सबसे बड़ा, तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। दैट इज कॉल्ड द आयोनिक मोबिलिटी, यानी लिथियम की आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, और सीजियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी, अगर मैं कंपैरिजन सीजियम तक कर रहा हूं। चलिए, बात तो मैंने कर डाली इसकी, लेकिन देयर इज अनदर फैक्टर जिसे हम कहते हैं शील्डिंग फैक्टर। उस पर भी एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। देखिए, क्या होता है, हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं और बाहर मेन रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक की बहुत सारी जो साउंड होती है ना, वो खिड़की और दरवाजे रोक देते हैं। खिड़की और दरवाजों ने साउंड को रोक दिया, जिससे साउंड अब रूम में कम आती है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द शील्डिंग।
कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है और मैं ढाल से उसके तलवार को रोक रहा हूं, तो मेरे को जो ढाल है जो मेरी, उसने शील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। देखो एटम के अंदर भी इसी तरह का एक ड्रामा, एक तरह का सीन होता है जिसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मैं इसको जरा समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? देखिए ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s एंड सो ऑन। ठीक है, देखो न्यूक्लियस का सबसे कम चार्ज आउटर शेल पे लग रहा है, सबसे कम चार्ज आउटर शेल पे लग रहा है, क्योंकि जो अंदर वाले शेल है ना, जो इनर शेल है, वो न्यूक्लियस के चार्ज को रोक रहे हैं। जो वो न्यूक्लियस के चार्ज को रोक रहे हैं, तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल पे बहुत बहुत कम लग पाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अंदर वाले शेल्स ने, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ने रोक दिया। वो एक दीवार की तरह काम कर रहे हैं, वो एक स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं, जिससे कि वो न्यूक्लियस के चार्ज को आउटर शेल पे लगने से रोक रहे हैं। देखो न्यूक्लियस तो अपनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा ना, इन सभी को न्यूक्लियस अपनी ताकत से खींच रहा होगा। कितनी ताकत है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर इतनी ताकत है, ये इसका न्यूक्लियर चार्ज है, ये इसकी ताकत है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है इस तरीके से। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं एक दूसरे से। अंदर के जो शेल्स होंगे वो बाहर वाले शेल्स को बाहर की तरफ धकेल रहे होंगे। देखो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बाहर की तरफ धकेल रहे होंगे, जबकि जो न्यूक्लियस है वो अंदर की तरफ खींच रहा है, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को और बाहर धकेल रहे होंगे। यानी न्यूक्लियस, यहां दो तरह की फोर्स हो गई, एक तो ये है जो न्यूक्लियस का चार्ज है, लेकिन एक यहां पर एक और फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। जितना ये अंदर के इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा बाहर की तरफ धकेल देंगे, उतना ही न्यूक्लियस का कम से कम चार्ज लगेगा। आप सोचिए, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 1s 2s 2p 3s, ये सारे के सारे अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की रक्षा कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे? उसको धकेल के न्यूक्लियस से दूर कर रहे हैं, जिससे कि न्यूक्लियस का चार्ज कम से कम लगेगा। ये है रिपल्शन फैक्टर। इसको मैं स्क्रीनिंग फैक्टर भी कहूंगा, इसको मैं कहूंगा स्क्रीनिंग फैक्टर, इसको मैं शील्डिंग फैक्टर भी कहूंगा, स्क्रीनिंग फैक्टर, शील्डिंग फैक्टर, या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फैक्टर। ठीक है ना? अब ये जितना ज्यादा होगा रिपल्शन, तो इनका जो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना ही कम आएगा। मैं जो बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि स्लेटर्स रूल के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कम ज्यादा होगा, वो सिग्मा है शील्डिंग फैक्टर, इसको कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो स्क्रीनिंग फैक्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ये जो अंदर वाले शेल हैं, जब ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके सबसे दूर कर देंगे, तो उस पर न्यूक्लियस का चार्ज सबसे कम लगेगा। तो जितनी ये रिपल्शन ज्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो जाएगा। तो अंदर के शेल जितना ज्यादा रिपेल करेंगे, उतना ज्यादा सिग्मा होगा, और Z इफेक्टिव उतना कम होगा। एक बात, लेकिन क्या अंदर के शेल, जितने भी शेल हैं या जितने भी सब शेल हैं, क्या वो अपने काम को ढंग से करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रावण का अंत भी तब हुआ जब उसके अपने भाई विभीषण ने उसका साथ नहीं दिया। विभीषण ने, यहां का जो विभीषण होगा वो D एंड F सब शेल होंगे, D और F सब शेल। देखो जो S और P होते हैं, हम उनको एक ग्रुप में मान लेते हैं कि वो न्यूक्लियस के चार्ज को बहुत अच्छी तरह से रोकते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को बहुत अच्छी तरह से रोकते हैं, यानी इनका जो शील्डिंग पावर है बहुत शानदार है। शील्डिंग पावर जो है इनकी, वो है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। कैसे? ऐसे। तो शील्डिंग पावर
बता रहा है, लेकिन जो डी और एफ है ना, इनकी जो शील्डिंग पावर है उनको मैं एक कैटेगरी में ले रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर। एस और पी शानदार और परफेक्ट, इनकी शील्डिंग पावर बहुत बढ़िया, ये न्यूक्लियस के चार्ज को रोकेंगे, बहुत अच्छी तरह से रोकेंगे, तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल पे बहुत कम लगेगा। लेकिन डी और एफ क्या होते हैं, इनकी शेप बहुत ज्यादा लीक कर जाता है, तो न्यूक्लियस का लीक यानी कि शील्डिंग पावर बकवास। वैसे जो पावर होती है, शील्डिंग पावर जो होती है, शील्डिंग पावर वो सबसे ज्यादा एस, पी, डी और एफ, लेकिन हम इनको एक कैटेगरी और इनको एक कैटेगरी में मान के चलते हैं, ठीक है। तो जो हम शील्डिंग फैक्टर भी कैलकुलेट करेंगे उसमें भी हम एस और पी को एक कैटेगरी में देंगे, डी और एफ को एक कैटेगरी में देंगे, डोंट वरी। सो अब यहां पर दोबारा आइए कि अगर अंदर के शेल में डी और एफ आ गए, रावण ने सोचा कि सभी भाई उसके लिए लड़ाई करेंगे, ये अंदर के शेल हैं, ठीक है, ये अंदर के शेल हैं, इनका काम था न्यूक्लियस के चार्ज को रोकना। तो रावण के जितने भी भाई थे उन सबका काम था रावण की रक्षा करना, लेकिन विभीषण ने वो काम नहीं किया, वो जाके गद्दारी कर गया, राम से मिल गया। यहां पे विभीषण कौन है, डी और एफ सब शेल। जो डी और एफ होंगे ना, उनका काम क्या है, न्यूक्लियस के चार्ज को रोकना, लेकिन वो नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनकी जो शेप है वो घटिया है, डिफ्यूज्ड शेप है, फैली हुई शेप है, न्यूक्लियस का चार्ज लीक कर जाएगा। न्यूक्लियस का चार्ज लीक करके कहां जाएगा, आउटर शेल पे, आउटर शेल पे लगेगा। न्यूक्लियस का चार्ज जब आउटर शेल पे ज्यादा लगेगा तो साइज छोटा होगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि अगर किसी एटम के अंदर के शेल्स में डी और एफ सब शेल आ गए तो न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पाएंगे, इफेक्टिवली रोक नहीं पाएंगे, तो न्यूक्लियस का चार्ज लीक करके आउटर शेल पे लगना शुरू हो जाएगा, जिससे कि साइज छोटा होगा। अब नट शेल में एक बात आ गई कि जितना शील्डिंग इफेक्ट घटिया होगा ना इनर शेल का, साइज उतना छोटा होगा। यस, काम की बात ये आ गई। देखो काम की बात क्या है, अगर मैं बात करूं, मुझे ये पता चल गया कि डी एंड एफ सब शेल का शील्डिंग इफेक्ट घटिया है। अब देखिए लेंथेनॉइड्स, मैंने आपको लेंथेनॉइड्स में बताया था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। यहां पर 4F1 से शुरू होकर कहानी 4F14 तक जाएगी। 4F1 से कहानी शुरू होकर 4F14 तक जाएगी। 5D1 6S2 5D 4F14 इसको 5D1 6S2, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले पेनल्टी एंटी पेनल्टी 4F में एंटर करते जा रहे हैं। देखिए आप, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, टूलियम, यूटर्बियम, ल्यूटेटियम, इन सब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 4F में एंटर करेगा। 4F 1 2 3 करते करते 14 तक जाएगा। और F क्या है, F है विभीषण। F का काम था न्यूक्लियस के चार्ज को रोकना, लेकिन वो नहीं रोक रहा, उसकी जो शेप है वो इतनी ज्यादा फैली हुई है कि न्यूक्लियस का चार्ज उसमें से लीक करता जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट घटिया और घटिया 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 महा घटिया तक होता गया। तो न्यूक्लियस का चार्ज भी आउटर शेल पे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, साइज को छोटा करता चला गया। यानी कि अगर मैं साइज की बात करूं ना, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक जो एलिमेंट है वो सिकुड़ते जा रहे हैं, उनका साइज छोटा होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कि 4F सबशेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो घटिया है, जिसकी वजह से जो लेंथेनॉइड्स हैं वो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसे कहा जाएगा कि साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स decreases from cerium to lutetium due to poor shielding effect of 4F subshell, due to poor shielding effect of 4F subshell। अब जैसे लेंथेनॉइड होते हैं वैसे ही कहानी एक्टिनॉइड्स की भी चलती है।
जैसी कहानी लैंथेनॉइड की थी वैसी कहानी एक्टिनॉइड की थी। टांगों पर उनकी नजरें पड़ी, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। यहां पर जो काम 4F ने किया वहां पर ये काम 5F करेगा, 5F करेगा। और 4F से भी घटिया शील्डिंग इफेक्ट 5F का होगा, क्योंकि 4F से बड़ा साइज है 5F का, तो इसकी शेप और ज्यादा डिफ्यूज होगी। ये न्यूक्लियस के चार्ज को रोकने में बिल्कुल नाकाबिल होगा। न्यूक्लियस के चार्ज को नहीं रोकेगा तो साइज कहां लगे, न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल पे बढ़ता जाएगा और साइज धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा। इसको हम कहेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की साइज ऑफ एक्टिनॉइड decreases from thorium to lawrencium due to poor shielding effect exhibited by 5F subshell। यानी अगर आपने 4F का जिक्र कर दिया तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बन गया, 5F का जिक्र कर दिया तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बन गया। और 4F और 5F का शील्डिंग इफेक्ट घटिया और महाघटिया रिस्पेक्टिवली है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। ये मैंने बात कर दी एफ ब्लॉक की। अब जैसे कि अब एक बात मैं और करता हूं कि ग्रुप 13 की मैं जब बात करता हूं तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक एक्सेप्शन यहां पर भी देखने को हमें मिलेगी, एक एक्सेप्शन यहां पर भी आएगी कि जो साइज है ना, हम तो सोचते थे कि भाई गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाकर साइज बढ़ता है, तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, ये हम सोच रहे हैं। लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हमारे करने से होता है सब कुछ। तो यहां पर ये है रोल नंबर 13 और 31, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम। अब जरा इस गैलियम की बात करें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। ये देखो 3d10, यह आ गया विभीषण। विभीषण का मतलब है गद्दार, गद्दार का मतलब है काम नहीं करेगा, तनख्वाह आपसे लेगा लेकिन काम किसी और का करेगा। तो 3D का शील्डिंग इफेक्ट है घटिया, ये नहीं रोकेगा न्यूक्लियस के चार्ज को, दिखावा करेगा कि मैं रोक रहा हूं लेकिन नहीं रोकेगा। तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल पे लग के साइज को छोटा कर देगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा 1-2 यूनिट गैलियम से ज्यादा हो जाता है। यानी गैलियम का नाश कर दिया 3D ने। तो एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस गैलियम से इसलिए ज्यादा है क्योंकि गैलियम में 3D सबशेल जो अंदर की तरफ था उसने न्यूक्लियस के चार्ज को नहीं रोक पाया। नहीं रोक पाने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल पे एक्यूमुलेट होकर साइज को छोटा कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे। अब मैं जरा फाइनली आता हूं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में भी एक बहुत शानदार चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए डी ब्लॉक को मैंने आपको बताया था हम 4 सीरीज में लेते थे, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी, कोई नहीं कुछ जाने। 4D सीरीज में क्या था, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़ी आगे कूद। और 5D सीरीज में क्या था, ला हफ्ता, वरना रोएगा और इतना पिटेगा आंसू होके, ठीक है ना। और इसी प्रकार से 6D सीरीज तो हमारी एक्टिनियम थी, उसके बाद अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम एंड सो ऑन। काम की बात पे आता हूं, एटॉमिक नंबर 57, एटॉमिक नंबर 89, बट दिस इज नॉट 58, दिस इज 72, दिस इज नॉट 90, दिस इज 104। सो रोल नंबर 21, 39 एंड सो ऑन। अब काम की बात पे देखो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, जनरली बढ़ता है। मैं इसमें डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड दोनों को एक साथ डिस्कस कर देता हूं। देखो होता क्या है कि यहां पर जब आप हॉफनियम की बात करोगे तो 6s2 5d2, लेकिन 4f14 भी तो होगा ना इसके अंदर। और 4f का शील्डिंग इफेक्ट घटिया है। घटिया का मतलब साइज न्यूक्लियस का जो आउटर शेल पे लग के साइज को छोटा कर देगा, इसका साइज छोटा होकर जिर्कोनियम के बराबर आ जाता है। और टिटेनियम, जिर्कोनियम, हॉफनियम, रदरफोर्डियम होता है ये। यहां पर क्या होता है, हम सोचते तो हैं कि डाउन द ग्रुप
साइज बढ़ेगा। मैं बात कर रहा हूं ग्रुप फोर्थ की, अभी मैं थर्ड की बात नहीं कर रहा क्योंकि थर्ड में ये 4f वाला शील्डिंग इफेक्ट नहीं था, ये फोर्थ में शुरू होगा, टिटेनियम जिरकोनियम। आप देखिए टिटेनियम से बड़ा साइज जिरकोनियम का तो है, लेकिन जिरकोनियम, हॉफनियम एंड अनिल क्वाडियम, जिसको रदरफोर्डियम भी कहते हैं, इन तीनों का साइज लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। क्यों सेम है? इन तीनों का साइज क्यों सेम हुआ? भाई जिरकोनियम से बड़ा साइज होना चाहिए था हॉफनियम का, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ रहा है ना, लेकिन हॉफनियम के अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया 4f का, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया जिरकोनियम के बराबर आ गया। नीचे अनिल क्वाडियम में जो काम यहाँ पे 4f कर रहा है वो काम यहाँ पे 5f करेगा, और 5f का शील्डिंग इफेक्ट महा घटिया, न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल पे लग के साइज को और छोटा कर देगा। तो अनिल क्वांटियम का साइज हॉफनियम के बराबर और हॉफनियम का जिरकोनियम के बराबर। यहां पर इसका नाश किया 4f ने, इसका नाश किया 5f ने। 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 5f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का साइज बराबर हुआ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों का बराबर हुआ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम, हॉफनियम और अनिल क्वाडियम का साइज सेम है। नायोबियम, टेंटेलम, अनिल पेंटियम का साइज ड्यू टू द सेम रीजन सेम है। इसी प्रकार से मोलिब्डेनम, टंगस्टन, अनिल, हेक्सियम तीनों का साइज सेम मिलेगा ड्यू टू लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से इनका साइज सेम रहता है। ये मैंने बात की अभी डाउन द ग्रुप। अब मैं जरा अलोंग द पीरियड भी एक बार देख लेता हूं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको मैं समझा देता हूं। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए यहां पर है 4s2 3d1 3d2 3d3, एक्सेप्शन आ जाता है 4s1 d5 4s2 d5 d6 d7 d8 4s1 d10 एंड इट इज ऑल्सो d10। देखो क्या होता है, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक यहां पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पर डोमिनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो हर बार अलग अलग डी सबशेल में जा रहा है, d1 d2 d3 d4 d5, है ना। हर बार इलेक्ट्रॉन अलग अलग मतलब एक ही सबशेल के अलग अलग ऑर्बिटल में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम इज एंटर इनटू डिफरेंट d ऑर्बिटल ऑफ द सेम d सबशेल। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पर डोमिनेट कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या होता है ना, मैग्नीज से लेकर निकल तक कहीं ना कहीं पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, बल्कि कहूंगा आयरन, कोबाल्ट, निकल में खासतौर से कि पेयरिंग स्टार्ट होने से न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के लगभग लगभग बराबर, तो कहीं ना कहीं साइज कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। और यहां पर क्योंकि फुल्ली फिल्ड आ गया कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखो यहां से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई, पेयरिंग से रिपल्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते जाएंगे रिपल्शन फैक्टर बढ़ता जाएगा। और पहले क्या था ना, रिपल्शन छोटा था, ये था न्यूक्लियर चार्ज और ये था रिपल्शन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन यहां पर क्या हुआ ना, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दोनों ने एक दूसरे को लगभग काउंटर बैलेंस कर लिया, और यहां पर न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगी, और वो वेरिएशन कैसी होगी मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या हो रहा है, टिल द मिडल ऑफ द सीरीज साइज छोटा होगा, टिल द मिडल ऑफ द सीरीज साइज डिक्रीज करेगा, उसके बाद साइज लगभग कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, लगभग कांस्टेंट, और उसके बाद लास्ट में जाते जाते साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस तरह की आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगी साइज की। ये हमने एक हॉकी बना दी, हॉकी डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड, कि भाई किसका मैग्नीट्यूड कब कहां किससे ज्यादा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3D 4D 5D सब में इसी तरह की वेरिएशन देखने को मिलेगी। So this is a complete lecture on atomic radius, ionic radius, types of
रेडियस एंड हाउ डज दे वेरी वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, और जो भी एक्सेप्शंस हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने एक ही वीडियो में समाहित कर दी है ताकि आप बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं है, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।